हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में कार्यरत हूँ। और आज हमारा 5वां पार्ट है जो हमारी सीरीज चल रही है, जहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को मतलब कि इस तरह से सॉल्व कराता हूँ कि अगर आप पढ़ के नहीं गए कोई टॉपिक को, अगर आप बिना पढ़े चले गए हैं तो उसके क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करें। उसमें मैं आपको डिफरेंट टाइप की ट्रिक्स बताता हूँ, आपको टिप्स बताता हूँ, आपको एलिमिनेशन किस तरह से करना वो टेक्निक बताता हूँ। ठीक है, साथ में किस तरह से आप ब्रेक करके क्वेश्चंस को और ऑप्शंस को आप मतलब कि आंसर तक पहुंच जाएंगे। ये सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करता हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा एग्जाम हॉल के अंदर। ठीक है, आपके 30 नंबर तक बढ़ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर आप इस ट्रिक्स को अच्छे से सीख लेते हो और आप वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हो तब। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। आपके लिए एक बेसिक बुक पढ़ना आपको जरूरी होता है पहले तो। आप मैं मान के चलता हूँ कि आपने नेम राज सुंडा की जो बुक है आपकी, उसको आपने पढ़ लिया होगा अच्छे से और एक दो बार उसको रिवाइज जरूर कर लिया होगा। ठीक है, तो मैं मान के चलूंगा जो कोई भी क्वेश्चन बेसिक किताब से है उसके लिए ट्रिक की जरूरत नहीं है, वो आपका वहीं सुंडा से ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन नया सा है या कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, उसके लिए आपको ट्रिक्स लगा के आप उसके आंसर तक जा सकते हैं और आराम से 100% काम करती है, 100% काम करेगी ये ट्रिक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे पास लास्ट ईयर का पेपर है, हमने 4 पार्ट ऑलरेडी बना दिए, अपलोड कर दिए हैं। हम 5वां पार्ट आज यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा 38वां क्वेश्चन है। तो 38वां क्वेश्चन आपका क्या दिया है यहाँ पे कि ये भी आपका मतलब हम इसको ट्रिक लगा के ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे ट्रिक या गेस कैलकुलेटिव काम करके यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे वाले क्वेश्चन को। ठीक है, तो सपोज दैट आपका क्वेश्चन है और यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है, आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एनडीडीबी से आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि एनडीडीबी जो है इसके द्वारा कोई विकसित की गई है एक संतुलित राशन की फार्मूलेशन के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है। तो आपको यहाँ पे एक वर्ड को ध्यान देना, दैट इज द संतुलित। यहाँ पे क्या लिखा है, संतुलित राशन। ठीक है, तो संतुलित मतलब बैलेंस न्यूट्रिशन या बैलेंस राशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, बैलेंस राशन की। ठीक है, और डेवलप किसने किया, एनडीडीबी ने डेवलप किया था। यानी कि एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप करता है तो उसका नाम भी उस तरह से ही रखेगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऑप्शन के थ्रू इसको एलिमिनेट करने जाएंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, पशु विकास। तो क्या विकास का कोई संबंध आपको दिखता है कि राशन के साथ है और बैलेंस राशन के साथ है? मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर मान लो बैलेंस राशन नहीं दोगे तो क्या उसका विकास नहीं होगा? विकास तो तब भी होगा, वृद्धि तो तब भी होगी, लेकिन उतनी अच्छी नहीं होगी। ठीक है, तो बैलेंस राशन का विकास से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन को हम यहाँ पे इजिली एलिमिनेट कर देंगे। अगर हम बात करें मिल्क मेट, तो राशन का मिल्क से क्या रिलेशन है? अगर कोई बैल मान लो राशन खा रहा है, उसको भी संतुलित बैलेंस राशन चाहिए ना। मान लो कोई ऑक्स है, बैल है, ठीक है, तो बैल अगर संतुलित राशन ले रहा है तो क्या वो मिल्क देना शुरू कर देगा क्या? तो मिल्क मेट तो नाम रखना इसका बिल्कुल भी सही नहीं है। बैलेंस राशन की अगर हम बात करें तो, संतुलित अगर हम राशन की बात करें तो मिल्क मेट भी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। मिल्क मेट नहीं होगा क्योंकि मिल्क को बढ़ाने की कोई बात नहीं की जा रही है यहाँ पे, यहाँ सिर्फ राशन की बात की जा रही है। ठीक है, अगला देखते हैं गौशाला। तो गौशाला में आप यहाँ पे साला शब्द जो है आपका, इसको याद रखना है। और साला का मतलब क्या होता है, गौशाला। गौशाला मतलब यहाँ कोई भी पशु रहते हैं, तो रहने के स्थान की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आपसे पूछा होता कि रहने के लिए आपके लिए कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है तो आपका वहां पे गौशाला हो सकता था, लेकिन यहाँ पे कभी भी बैलेंस राशन नहीं होगा इसका आंसर। ठीक है, तो गौशाला भी नहीं होगा इसका आंसर बिल्कुल भी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पोषण। ठीक है, पशु पोषण एक ऐप है। अब मान लो आप इसको, आपको नहीं आ रहा होता है क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे आप डी ऑप्शन आपको मारना चाहिए था। पशु पोषण का मतलब क्या है, अगर आप कोई भी बैलेंस फूड दोगे, बैलेंस आप राशन दोगे एनिमल्स को, तो एनिमल का क्या होगा, पोषण होगा। पोषण मतलब उसको उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जाएंगे, प्रॉपर न्यूट्रिएंट की पूर्ति होगी उसके, और जब न्यूट्रिएंट की पूर्ति होगी तो इसका पोषण होगा अच्छे से। ठीक है, तो ये वाला हमारा, आप देखिए, आप जैसे ही आप यहाँ पे पढ़ रहे होंगे बैलेंस राशन, तो ये आपका पशु पोषण जो है आपका एकदम ऑप्शन के साथ फिट बैठ रहा है। तो इसका आंसर हम यहाँ पे रिस्क लेके इसको मारेंगे डी ऑप्शन को, और आपका डी ऑप्शन बिल्कुल भी सही होगा वहां पे एग्जाम हॉल के अंदर। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं 39 क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन भी आपको कोई कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये क्वेश्चन भी आपका बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आपका सॉल्व होगा। आप हिंदी में एक बार देख लो यहाँ स्टॉप करके, मैं एक बार इंग्लिश से सॉल्व कराता हूँ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका मतलब बहुत इजी है क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, देखो, एक कोई एरिया दे दिया है आपका, गोरखपुर का एरिया दे दिया है, और एनसीपीए का आपका, एनसीएपी का डाटा दे दिया है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम का। इससे भी आपका कोई लेना देना यहाँ से यहाँ तक नहीं है। ठीक है, अब आपका मतलब इससे है कि जो पार्टिकुलेट मैटर 10 है ना, PM10 का कंसंट्रेशन क्या है आपका 2019-20 में कितना है, 280 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। तो हम बात करते हैं 2019-20 की, हम 20 ले लेते हैं। ठीक है, सीधे सीधे 20 लिखते हैं। तो 2020 में
आपका कितना है 280 माइक्रोग्राम क्या है आपका पर क्यूबिक मीटर, इसका कंसंट्रेशन है PM10 का। PM10 बताना चाहता हूँ, पार्टिकुलेट मैटर 10 जो होता है एक प्रकार का पॉल्यूटेंट होता है जो कि एयर में पॉल्यूशन के रूप में पाया जाता है, और आप अगर उसको इनहेल करते हैं तो आपके लंग्स वगैरह में प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब बात किया जा रहा है जो आपका सर्वे कराया गया यहाँ पे, तो 2021-22 की बात की गई, तो इन्होंने 2021-22 का डाटा रिकॉर्ड किया, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2022। ठीक है, तो 2022 की बात करूँ तो कितना आपका टारगेट रखा गया था, कितना 138 माइक्रोग्राम। तो 138 क्या था, इसका टारगेट था, यहाँ पे लिख दो टारगेट। लेकिन हम बात करें कि टारगेट तो आप कुछ भी रखोगे, मान लो आपने टारगेट रखे हमें 10 पेज पढ़ना किताब का, और आपने 12 किताब पढ़ लिया, ठीक है, तो आप क्या मतलब कि वो टारगेट से आप ज्यादा पढ़ लिए हो, तो आपको 12 पेज खत्म हो गए ना। बात क्लियर हो रही है, आपके 10 पेज थोड़ा खत्म हो गए। तो अगला कह रहा है कि एक्चुअल जो आपका कंसंट्रेशन है अचीव कितना किया गया दोस्तों, 142 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। लेकिन हमने 2022 में अचीव कितना किया, 142 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर हमने क्या किया, अचीव किया। मतलब इतना हमारा डाटा, इतना हमने पॉल्यूटेंट को कम कर लिया, पार्टिकुलेट मैटर को 10 कर लिया। ठीक है, मतलब यहाँ तक ला लिया हमने 142 तक 280 से। तो ये पूछ रहा है कितना कम हुआ आपका, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है दोस्तों कि मतलब कि कितने यूनिट आपका रिडक्शन हुआ है पार्टिकुलेट मैटर 10 का। तो 280 था और कहाँ तक पहुंच गया आप, 142 तक पहुंच गए। यानी कि अगर हम बात करें कि आपको 10 किताब, मान लो आपके पेज में, आपके किताब में 280 पेज हैं, आपने टारगेट रखा कि हमें 138 पेज पढ़ना है, लेकिन आपने 142 पेज पढ़ लिया, तो अब कितने बचे हुए पेज बचे पढ़ने के लिए, तो यहाँ पे आप इसको 280 माइनस कितना कर दोगे, 142 कर दोगे। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 138। ठीक है, 138 इसका ऑप्शन आ जाएगा, 138 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर। तो इसका आंसर इस तरह से बी आपका सही हो जाएगा। इसमें सिंपल मैथमेटिक्स थी, इसमें कोई भी आपको पढ़ने की और कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, आप हिंदी में भी इसको पढ़ेंगे तो आपको इसका आंसर आप निकाल लेंगे आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन आपका कि ये जो क्वेश्चन है आपका, यहाँ पूछा जा रहा है कि व्हिच इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म वाज प्रमोटेड बाय नीति आयोग। तो पहली बात तो ये समझ लो कि नीति आयोग कोई छोटी सी बॉडी तो है नहीं, 2015 में इसका गठन हुआ था, और ये बहुत बड़ी एक बॉडी है जो कि नीति निर्धारण करती है देश का, बहुत सारी पॉलिसी यहाँ पे नीति आयोग द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे ऐसी चीजें किया इन्होंने, एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप किया जिसमें मॉडर्नाइज कर दिया किसको, एग्रीकल्चर सिस्टम को। ये क्या कर रहा है, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज कर रहा है, मॉडर्न कर रहा है, खासकर एग्रीकल्चर के मार्केटिंग सेक्टर को मॉडर्न कर रहा है, किसके द्वारा, थ्रू द डिजिटल इंटीग्रेशन। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी आपकी यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, साथ में क्या कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज कर रहा है, पारदर्शिता बढ़ रही है यहाँ पे। पारदर्शिता मतलब कि आपको, मतलब कि दिखेगा, आपके पास रसीद होगी, सारी चीजें आपके पास होंगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं, अगर ऑप्शन ले लें तो क्या बोल रहा है, एक तो पहली बात तो मॉडर्नाइज कर रहा है एग्रीकल्चर मार्केट को, फिर क्या बोल रहा है, नीति आयोग ने डेवलप किया है, फिर कह रहा है डिजिटल इंटीग्रेशन करना है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना ट्रांजेक्शन के लिए। अगर हम बात करें यहाँ पे, हम अब डी ऑप्शन को लेकर चलते हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रामीण ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट। तो क्या सिर्फ गांव के लिए मार्केट आपका डेवलप होगा, और गांव में क्या मतलब कि आप गांव में अगर प्रोड्यूस करता है कोई भी फार्मर्स अपने फूड को, तो क्या वो गांव में ही बेच देता है क्या सारी चीजें, तो ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट से क्या लेना देना है। और इस तरह से ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट क्यों होगा, इसके ऑप्शन नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि ग्रामीण एक छोटा दायरा हो जाता है। बात क्लियर हो गई है, तो इस तरह से आप इसको ग्रामीण देख के ही इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, क्योंकि नीति आयोग डेवलप कर रहा है, इतना बड़ा काम कर रहा है कि मॉडर्नाइज कर रहा है एग्रीकल्चर मार्केट को, साथ में डिजिटल इंटीग्रेशन कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ा रहा है। तो क्या ग्रामीण गाँव के लिए ही बस बढ़ाएगा कि ओवरऑल बढ़ाएगा, और आपका ट्रांजेक्शन करना वर्ल्ड लेवल में, मतलब कि वर्ल्ड लेवल में क्या, पूरे इंडिया लेवल में करना है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड। यहाँ पे क्या है, कंपनी बनने की बात की जा रही है, लिमिटेड मतलब कोई कंपनी टाइप की। ठीक है, और फिर कह रहा है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड। तो क्या आपको नीति आयोग के पास इतना टाइम है क्या कि वो कंपनी बनाएगा और मतलब उसको बैठ के मतलब इस तरह से मॉडर्नाइज करके कोई कंपनी बना दे, तो इसका ऑप्शन ए भी आपका गलत हो जाएगा। एपीएमसी लिखा हुआ, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मॉडर्नाइजेशन कमेटी। तो क्या एक कमेटी, क्या लिखा है, कमेटी। अब आप खुद सोचो, ये कह रहा है कि मतलब मॉडर्नाइज करना है एग्रीकल्चर को, मार्केटिंग को, डिजिटल इंटीग्रेशन कर दिया, ट्रांसपेरेंसी ला दिया, तो क्या कमेटी कमेटी एक कमेटी तो डिसीजन लेती है ना, कमेटी कोई मैकेनिज्म थोड़ा है, कमेटी कोई पोर्टल थोड़ा है, कमेटी डिसीजन लेती, कमेटी बनाती इस तरह की चीजों को, कमेटी बनाती है ना। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि मतलब प्रमोट किया जा रहा है पूरा, मतलब मैकेनिज्म डेवलप कर दिया गया, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म डेवलप किया गया है, मैकेनिज्म बना दिया गया है। ठीक है ना, और कमेटी क्या होती है, मीटिंग करती है, डिसीजन लेती है। तो कमेटी का और इससे क्वेश्चन से आपका कोई भी लेना देना
हमें समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट मॉडर्नाइज, अब अगला आता है हमारा ए ऑप्शन। तो इसमें क्या बोल रहा है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। पहली बात तो यहाँ पे नेशनल है, नेशनल लेवल की बात हो रही है। ये भी मतलब कि क्या कर रहा है कि पूरा ओवरऑल डिजिटल इंटीग्रेशन की बात कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा है। साथ में एग्रीकल्चर मार्केट की बात हो रही है। यहाँ पे एग्रीकल्चर मार्केटिंग की बात हो रही है, मॉडर्नाइज करना है। और जैसे ही आप ब्रैकेट में आए तो क्या लिखा है, ई। ई मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक या इंटरनेट से सारी चीज़ों को जोड़ देना। ठीक है, तो अगर इंटरनेट से सारी चीज़ें जोड़ोगे तो सबको दिखेगा, ट्रांसपेरेंसी तो आएगी ही। ठीक है, ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इस तरह से आप अगर सोचेंगे तो इसके आंसर आप ए वाले में टिक करके आप सही कर पाएंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं, 41 ऑप्शन है आपका। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही कॉमन किताब से आया है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपका जो 41 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देख लो ये टाइप ऑफ द सॉइल इरोजन की बात कर रहा है। तो एक तो सॉइल इरोजन का टाइप है, तो सारे यहाँ पे सॉइल इरोजन के टाइप ही लिखे हुए हैं। इसका कैरेक्टर बताया जा रहा है। कैरेक्टर क्या है इसका, इसकी मतलब की विशेषता क्या है आपकी इसकी, कि ये क्या कर रहा है, बम्बार्डमेंट हो रहा है रेन ड्रॉप का। यानी रेन ड्रॉप क्या हो रही है यहाँ पे आपकी सॉइल में आके गिरी गिरी है, बम्बार्डमेंट हुआ। एक्टिंग लाइक ए स्मॉल बॉम्ब, मतलब बॉम्ब की जैसे यहाँ पे क्या गिरी। और इसके बाद क्या हुआ, बेयर सॉइल, मतलब यहाँ कोई भी ये मतलब कि यहाँ पे किसी तरह से कोई भी घास फूस हो, ऐसा मतलब कोई भी मतलब वेजिटेशन नहीं है। इसके बाद क्या हुआ, सॉइल क्या हुआ, सॉइल के पार्टिकल को क्या कर रही है, डिटैच कर रही है। ठीक है, डिटैचमेंट एंड डिसइंटीग्रेशन कर रही है, यानी सॉइल के पार्टिकल क्या है, तोड़ दिया है, ये टूट गए सॉइल के पार्टिकल। एंड क्रस्ट फॉर्मेशन करना शुरू कर दिया। बाद में क्या हुआ, जब टूटे तो क्या हुआ कि ये मिट्टी के पार्टिकल्स क्या हुए, ये सॉइल में गए और ये जो पोर्स थे उनको क्या कर दिया है, चोक कर दिया है। पोर्स को क्या कर दिया दोस्तों, चोक कर देगा पोर्स को, इन्फिल्ट्रेशन आपका कम हो जाएगा, तो रन ऑफ क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो रन ऑफ के जस्ट पहले अगर रन ऑफ होगा तो सीट इरोजन शुरू हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो सीट इरोजन तो इसका ऑप्शन होगा नहीं। ये कह रहा है कि मतलब इन्फिल्ट्रेशन को कम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो स्टेज होती है ये क्या कहलाती है, इसके बारे में बात किया है। तो क्या आपका, अगर हम बात करें सीट इरोजन की, तो सीट इरोजन तो होगा नहीं, बताया मैंने आपको, तो सीट इरोजन इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम रील की बात करें तो रील में कहीं भी आपकी बात नहीं किया कि इस तरह से आपकी नालियां बनना शुरू होती हैं छोटी छोटी, तो रील इरोजन भी आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गली आपको पता ही है, गली इरोजन क्या होता है कि बड़ा रूप होता है इसका, जब ये बड़ा रूप हो जाएगा रील का तो गली हो जाएगा। यहाँ पे कहीं बात ही नहीं कर रहा है, यहाँ बोल रहा है इन्फिल्ट्रेशन कम हो रहा है, क्रस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, पार्टिकल टूट रहे हैं, बस इतनी ही बात कर रहा है। तो पहली स्टेज ऑफ द इरोजन हो जाती है, दैट इज द फ्लैश इरोजन। हालांकि कॉमन किताब का क्वेश्चन था, बेसिक किताब का क्वेश्चन था और बेसिक ही क्वेश्चन है, बट आपको अगर नहीं आ रहा तो भी आप इतना दिमाग लगा के क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों 42वां क्वेश्चन। और जो 42वां क्वेश्चन है इसमें आपको पूछा गया है कि हाउ मेनी ऑफ द बिलो गिवन पेस्ट अटैक ऑन द पल्स। सीधी बात है, आपके पास पल्स के पेस्ट के बारे में पूछा गया है कि पल्स में कौन कौन से कीड़े लगते हैं। ये क्वेश्चन आपका नेम राफुंडा पढ़ेंगे, अगर आप सही से पढ़े होंगे तो सीधा सीधा ऊपर से ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऊपर से ही सॉल्व हो जाएगा। तो आप इसको हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ये वाला 42वां क्वेश्चन, कि आपने किताब से पढ़ के बताना है, देख के बताना। ठीक है, ताकि आपको रिवाइज हो जाए कि कौन कौन से पेस्ट होते हैं पल्स में। आपको सारे पल्स के पेस्ट आपको याद करना है, बस पल्स के पेस्ट ही याद करना, मतलब कौन कौन से उसमें रोग लगते हैं और कौन कौन से आपके कीट लगते हैं, बस इतना याद रखो। ऐसा ही क्वेश्चन पूछेगा, ऊपर का ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, डीप में घुस के कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछ। हाँ तो दोस्तों अभी वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 43 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी ये देख लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, लीफ रस्ट के बारे में पूछा है। जब भी आप लीफ रस्ट या मतलब हीट के रोग के बारे में पढ़ते होंगे ना, गेहूं के रोग के बारे में, तो पहला ही आप हीट रस्ट पढ़ते होंगे, गेहूं का रस्ट रोग, रतुआ रोग। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, पक्सिनिया करके होता है। तो देखो यहाँ पे क्या पूछा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्टेड द व्हीट क्रॉप काजिंग द लीफ रस्ट डिजीज। तो एकदम मतलब नेम राज सुंडा या कोई भी किताब आप पढ़ो, कोई भी 11th-12th की किताब भी उठाओगे ना, जब भी डिजीज पढ़ने जाओगे मतलब कि व्हीट की, वहां पे इसका आंसर मिलेगा। और यहाँ पे आपका पक्सिनिया करके कोई भी आपका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आई थिंक ये सारे ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे, तो नन ऑफ अबव इसका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका कॉमन सोर्स से क्वेश्चन है, हमें नहीं लगता कि ये क्वेश्चन किसी ने गलत किया होगा। अगर फिर भी आपने क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपको बार बार रिवीजन करना चाहिए नेमरा फुंडा की किताब को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग दोस्तों देखते हैं, ये 44वां क्वेश्चन है यहाँ पे। और इसमें पूछा है, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट कॉमन गाइडलाइन फॉर द वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, व्हाट इज द टाइपिकल रेंज ऑफ जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट अंडर द क्लस्टर अप्रोच। यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन कि क्लस्टर अप्रोच के अंदर देख लो यहाँ पे, क्लस्टर अप्रोच के अंदर जो है आपका कितना मतलब एरिया रखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, इसमें मतलब उतना ट्रिक तो काम नहीं कर रहा है।
लेकिन यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। क्वेश्चन का सोर्स मैं आपको ज़रूर बता दूँगा, ठीक है? तो ये क्वेश्चन पूछा दोस्तों कॉमन गाइडलाइंस में, इसका दिखाता हूँ सोर्स आपको। यहाँ पे देखिए आप। जैसे ही आप आगे बढ़ें, इस वाली हमारे पास फाइल है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर मतलब कि रूरल डेवलपमेंट की है, वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट 2008 के हिसाब से 2011 में रिवाइज किया गया था, लेकिन फिर भी मतलब कि दोबारा से अपडेट किया गया था। तो यहाँ पे देखिए इसमें सीधा-सीधा लिखा गया है, इसको मैंने कुछ हाइलाइट किया वाटरशेड पढ़ाने के लिए आपको, यहाँ से पढ़ा भी दूँगा मैं आपको, लेकिन मैं अभी आपको सोर्स दिखाना चाहता हूँ कहाँ से पूछा है। तो यहाँ पे जैसे जाएँगे आप, तो देखिए यहाँ पे क्लस्टर अप्रोच सीधा-सीधा मेंशन किया है, क्लस्टर अप्रोच, और यहाँ पे लिखा है कि मतलब कि न्यू अप्रोच इनविसेज द ब्रॉडर विजन फॉर द जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट, जो कि एवरेज साइज होती है इसकी 1000 से 5000 हेक्टेयर, ठीक है? क्लस्टर अप्रोच की, ठीक है? तो आई थिंक बात आप क्लियर हो गई होगी आपको। ये फाइल मैं आपको सेंड करूँगा, आप रीड कर लेना, या मैं आपको स्वयं कोशिश करता हूँ आज मैं आपको पढ़ा दूँ, ठीक है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे दोस्तों कोई ट्रिक काम नहीं करेगी, ठीक है? आपको पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन हमारा नहीं हो पा रहा, ना तो कॉमन सोर्स से हो रहा, ना ही आपका ट्रिक काम कर रही। लेकिन ये सब क्वेश्चन जो आ रहे हैं इधर, ये सब कॉमन बुक से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, ये वाला आर्या का। ये भी आपका नेमरा फुंडा से क्वेश्चन आया है, ये वाला। नेमरा फुंडा में जब आप देखेंगे जो आपकी टेबल्स बनी हुई है कि कौन से प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुए हैं, तो वहाँ पे आप जाओगे तो मतलब कि यहाँ पे आर्या का एक्रोनिम का आपका दिया होगा, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग यूथ इन द एग्रीकल्चर, ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी कॉमन बुक सोर्स से मैं मानता हूँ, तो इसमें आपको ट्रिक की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है? ये आपको याद ही होना चाहिए, जो क्वेश्चन फुंडा से आ रहे हैं वो याद होना चाहिए, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन भी फुंडा से पूछा है, देख लो। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल सीड सर्टिफिकेशन प्रोसीजर इन इंडिया, व्हिच मेथड इज एम्प्लॉयड टू वेरीफाई द जेनेटिक प्योरिटी ऑफ द सीड। तो सीड की जेनेटिक प्योरिटी के लिए कौन सा टेस्ट करना चाहिए, रेगुलर स्टैंडर्ड टेस्ट कौन सा माना जाता है? तो आप पढ़ते होंगे, ग्रो आउट टेस्ट होता है आपका, तो ग्रो आउट टेस्ट ही होगा इसका आंसर। बाकी आपकी ट्रिक भी काम करती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है जर्मिनेशन टेस्ट ओनली। आपको बताया था मैंने पिछली वीडियोज में, यहाँ भी ओनली आएगा, वो ऑप्शन आपका गलत ही होता है, ठीक है? तो इसको आप यहाँ से गलत कर देंगे, ठीक है? जेनेटिक प्योरिटी की बात कर रहा है, ठीक है? बल्क सीड डायलूशन, तो सीड को डायलूट करने से तो हमें नहीं लगता आएगा, ठीक है? तो इस तरह से क्रोमोजोमल एनालिसिस और ग्रो आउट टेस्ट में आपका ग्रो आउट टेस्ट आप यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये क्वेश्चन उतनी ट्रिक काम नहीं कर रही है, ये क्वेश्चन आपका कॉमन सोर्स से है, नेमरा फुंडा से ही क्वेश्चन पूछा गया, आप देख लेना उठा के, आपको मिल जाएगा वो क्वेश्चन। नेक्स्ट आप बता रहे हैं आपको 47 नंबर क्वेश्चन। तो 47 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या लिखा दोस्तों, इसको हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे, ठीक है? वाला क्वेश्चन। तो पहली बात तो ये समझ लो, एक बार हिंदी से और इंग्लिश दोनों से बता दूंगा मैं। यहाँ पे कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज स्पेसिफिकली डिजिग्नेटेड फॉर द ग्रेडिंग ऑफ फ्रूट। ये ग्रेडिंग की बात कर रहा है, बेस्ड ऑन द साइज के हिसाब से, ठीक है? कॉमनली डिप्लॉयड इन द गवर्नमेंट सपोर्ट पैक आउट अंडर द ऑपरेशनल ग्रीन स्कीम। ऑपरेशनल ग्रीन स्कीम के अंदर कौन सा मतलब कि डिप्लॉयड किया गया था? तो ऑपरेशन ग्रीन स्कीम आपको आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में पढ़ लेना। इस साल यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। 2018 में लॉन्च किया गया था, 2022 में रिवाइज किया गया था। इसमें पहले 3 क्रॉप थी, अब इसमें 22 क्रॉप इंक्लूड हो गई हैं, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, हिंदी में भी देख लो आप। फलों का वर्गीकरण करना है, ग्रेडिंग करना है। तो ग्रेडिंग मतलब क्या होता है, आप जनरल चीजें देखो यहाँ पे क्या लिखा, विनोवर, ठीक है? तो क्या विनोवर आपका ऑप्शन हो जाएगा, लेवलर हो जाएगा, नमी विश्लेषण होगा? यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है ग्रेडर, ब्रैकेट में लिखा है ग्रेडर। यहाँ पे बढ़ा के लिखा है कि इंक्लाइंड बेल्ट ग्रेडर, ग्रेडर, ठीक है? यहाँ पे कह रहा है ग्रेडिंग, तो ग्रेडर करेगा ना ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्या कर, ग्रेडिंग किससे होगा, ग्रेडर्स होगा ना। तो इस तरह से आपका ये ऑप्शन, इसका आंसर सही हो जाएगा, इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जो कि कॉमन सेंस से हमारा सॉल्व हो रहा है, हमारा ट्रिक इसमें कॉम करेगी, ठीक है? आपको किताब में नहीं भी होगा तो भी करेगी। ये वाला क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे 100% ट्रिक काम करती है। क्वेश्चन किसी को नहीं आ रहा होगा, कोई पढ़ के नहीं गया होगा शायद, ठीक है? लेकिन इसमें 100% ट्रिक काम करेगी। कैसे करेगी हम आपको दिखाते हैं अभी। आपको मैं ट्रिक से ही सॉल्व करके इसको बताता हूँ, और आप कहोगे यार मैं ये क्वेश्चन कैसे गलत कर दिया एग्जाम में, ये कैसे कोई गलत करेगा, ठीक है? तो देखो क्या लिखा है कि मल्टी लोकेशन फील्ड ट्रायल, कोई फील्ड ट्रायल हो रहा है, मल्टी लोकेशन ट्रायल हो रहा है। 2021-22 में किया गया था, बागपत में भी किया गया था, दुर्गापुर में किया गया था, राजस्थान रांची में किया गया था। इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कब ट्रायल किया गया, क्या किया गया। अब कह रहा है कि सीड ट्रीटमेंट का फार्मूलेशन बनाया गया, कहाँ पे डेवलप हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। तो डेवलप कहाँ से किया गया था, आईसीआर आईआरआई से डेवलप किया गया है, यानी कहाँ किया गया है, आईआरआई से डेवलप किया गया है। और आईआरआई कहाँ पे है, पूसा में है। पूसा कहाँ पड़ता है, बिहार में है, लेकिन अभी कहाँ शिफ्ट हो गया है, आईआरआई न्यू दिल्ली है ना, पूसा रोड नई दिल्ली। आपने देखा होगा जितनी भी वेरायटी आईआरआई से जो भी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, आपकी कहाँ से निकलती है, पूसा से ही निकलती है, पूसा नाम से निकलती है। चाहे आप पूसा हाइड्रोजल की बात करो,
चाहे आप पूफा मतलब कि डिकम्पोज़र की बात करो, चाहे पूफा आप रुधिरा की वैरायटी की बात करो, हर वैरायटी में तो पूफा लगा होता है, पूफा फिर निकलती है आईआरआई में। अगर डिकम्पोज़र भी निकाल रहा है तो पूफा डिकम्पोज़र लगा रखा है आईआरआई वालों ने, ठीक है? पूफा ही लगाते हैं, उनका एक्रोनिम में शुरू में आपका पूफा लगता है, प्रीफ़ेस। तो जब पूफा लगा है यहाँ पे, ठीक है? तो पहली बात तो आप समझ जाना चाहिए कि क्या होगा, कहीं और पूफा वाला दिख रहा है फ़ॉर्मूलेशन? तो यहाँ पे ए कट जाएगा, यहाँ पे ए कट जाएगा, यहाँ पे ए कट जाएगा। अब आपको बचा पूफा एस-एसडी ये बचा, पूफा 5 एचडी, ठीक है? अब पूफा 5 एचडी की बात करें, तो यहाँ तो आपने आंसर को पकड़ लिया, पूफा के नाम से ही, ठीक है? लेकिन फिर भी आप देखो इसको एक्सप्लेन कितना किया है। पूरा इसको फुल फॉर्म लिखा है इसका कि ट्राइकोडर्मा हर्जियम, ठीक है? फिर आईआरआई लिखा है P4 सीड ड्रेसिंग। तो इससे भी आप क्या होगा कि ये जो बात यहाँ कही जा रही है पूरा यहाँ पे भी लिख दिया वही चीज को, तो इससे भी आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है? अगर ये ट्रिक काम नहीं कर रही तो दूसरी ट्रिक यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है? तो दूसरी ट्रिक क्या लगा दोगे यहाँ पे कि यहाँ पे आप एक तो ये देख लो कि इसको एक्सप्लेन किया, इसके फुल फॉर्म को दिया है प्रॉपर तरीके से, लेकिन कहीं भी आप देखो फुल फॉर्म इस तरह से नहीं लिखा हुआ है। क्यों लिखता है यहाँ पे? चाहता अगर इसको गलत ही बनाना होता ऑप्शन, तो यहाँ पे आईसीआर आईआरआई अगर नहीं होता, दूसरा इंस्टीट्यूट होता, कुछ और टेक्नोलॉजी होती, मान लो ऑप्शन ए वाला सही होना, तो इतना क्यों लिखता है अलग से? इसको 2 लाइन लिखने की क्यों जरूरत है यहाँ पे? 2 लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं थी ना ये, सारी चीज़ एक-एक लाइन में लिखी गई है, तो इतना स्पेस क्यों बढ़ाएगा एग्जामिनर? क्यों इतना दिमाग लगाएगा? वो सीधा लिख देता पूफा S5D अगर इसको गलत ही करना होता ऑप्शन को। यहाँ पे सही ही करना है, इसलिए इसको ब्रैकेट में इतना आपको एनर्जी भी लगाना पड़ा, इतना स्पेस भी दिया इसने और इतना जगह घेरा। और साथ में आपको बताया मैंने आईआरएफ जो भी निकलेगा वहाँ पे क्या लगा होता है? पूफा लगा होता है। आपने पहले भी पढ़ा है, आपने बहुत सारी चीज़ों में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब आप यहाँ पे कॉमन सेंस ना लगा पाने की वजह से आपने क्वेश्चन गलत कर सकते थे, लेकिन अब आपका ये क्वेश्चन सही होगा अगली बार इस तरह क्वेश्चन अगर कोई भी आएगा एग्जाम में। हाइड्रोथ्रोइड्स क्या होते हैं? हाइड्रोथ्रोइड्स आप पढ़ते होंगे, गटेशन बेसिक क्वेश्चन है, 11th-12th में भी पढ़ते हैं। नेमराज की किताब में भी दिया है, सुंडा की किताब में भी दिया है। तो ये क्वेश्चन हम कॉमन बुक से मानते हैं, नेमराज सुंडा की किताब से मानते हैं। इसको मैं आपको ट्रिक या कोई इसमें काम ऐसी चीज नहीं हो रही है, ठीक है? आपका एक कॉमन क्वेश्चन है, बेसिक किताब से आया हुआ है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और आगे हम मिलेंगे। अगले हमारे जो 50 से लेके और हमारे 15 क्वेश्चन और बचे हैं उसको मैं जल्द ही सॉल्व कराने का प्रयास करता हूँ, ठीक है? थैंक यू सो मच।